पाठी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और हमारे छत्तीसगढ़ में नजर डालेंगे अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के तीसरे दिन की खबर से शुरुआत करेंगे। आज अमित शाह एनसीबी ऑफिस का उद्घाटन करने पहुंचेंगे और सहकारिता विभाग की अहम बैठक में भी गृह मंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ पहुंचने पर उनका जो लक्ष्य है वो लगभग पूरा हो गया है और आज के कुछ कार्यक्रम बाकी हैं, जिसमें मसलन उन्हें एनसीबी ऑफिस का उद्घाटन करना है और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में भी हिस्सा लेंगे अमित शाह। तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, गृहमंत्री अमित शाह के तीसरे दिन की अगर बात की जाए तो आज का क्या शेड्यूल रहने वाला है उनका? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज तीसरा दिन है और आज भी तमाम बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा एनसीबी कार्यालय का जो है वो उद्घाटन किया जाएगा और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री एनसीबी के एनुअल रिपोर्ट और नशा मुक्त भारत का सारांश भी जारी कर सकते हैं। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश और राज्य में गांजा तस्करी पर जो है वो रोक लगाना है और इसके साथ ही राज्य और देश में केंद्र की एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो है सहकारिता प्रकोष्ठ की जो है वो बैठक लेंगे। सभी बैठक में गृह मंत्री के साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जो है वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि साय सरकार जो है जल्द ही नई सहकारिता नीति जो है वो ला सकती है और जिससे ग्रामीण एरिया में जो है सहकारिता को मजबूती मिलेगी। और ऐसे में इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण फैसले भी जो है वो लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही एनसीबी को लेकर भी समीक्षा बैठक का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही तनु, ऑडियो डिस्टरबेंस है और एक बार फिर प्रयास करेंगे आपसे संपर्क करने का। फिलहाल जो जानकारी आपने दी निश्चित रूप से इस आज के दौरे को लेकर, आज के तीसरे दिन के दौरे में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल रहेंगे और चूंकि एनसीबी ऑफिस का उद्घाटन भी अमित शाह को करना है और इसके अलावा कुछ बैठकों में भी वे शामिल होंगे, जिसमें कि सहकारिता विभाग की भी अहम बैठक वो लेने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए तनु। बढ़ते आगे, कोरबा में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दरअसल मिनी माता बांगो बांध के 2 गेट्स खोल दिए गए हैं, जबकि कुल 5 गेट्स से पानी छोड़ा जा रहा है। 2 और गेट खोले जाने के बाद अब इससे पहले 3 गेट्स खोले गए थे। ऐसे में 24,610 क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा जा रहा है। दर्री हसदेव बैराज के 3 गेट्स खोले गए और गेट खोलने की तैयारी है। दरअसल कुछ और गेट्स यहां पर हो सकता है कि खोलने पड़े। कोरबा के निचले इलाकों को अलर्ट किया गया है। हसदेव नदी में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पहले 3 और अब 2 गेट्स खोले जाने के बाद आप देख सकते हैं कि 5 गेट्स खुल चुके हैं, जिनसे धुआंधार पानी गिर रहा है और संभावनाएं बन रही हैं कुछ इस तरह कि कुछ और गेट्स यहां पर खोले जा सकते हैं। हमारे सहयोगी अब्दुल असलम इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। अब्दुल, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? निचले इलाकों में किस तरह का अलर्ट है और अभी कुछ और गेट्स खोले जाने की जो चर्चा है वो कब तक संभव है? जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके कारण मिनी माता हसदेव बांगो बांध के देर रात को 3 गेट खोले गए थे और अब सुबह 2 गेट और खोला गया। इस तरीके से 5 गेटों से 24,610 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं दर्री हसदेव बैराज डैम से भी 3 गेट से लगभग 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। क्योंकि बांगो से दर्री डैम आने में समय लगता है पानी का और यही कारण है कि धीरे धीरे यहाँ का भी और पानी का स्थिति यहाँ बढ़ेगी तो और भी यहाँ के गेट खोले जा सकते हैं। निचली बस्तियों की बात करें तो हसदेव से लगे हुए बस्तियों में अलर्ट प्रशासन ने पहले ही जारी किया हुआ है और ऐसे में कल हमने रिपोर्ट किया था कि सीतामढ़ी इलाके में जिस तरीके से पानी भर गया था, लोगों के घर डूब गए थे और इसी तरीके से और भी स्थिति भयावह हो सकती है। हसदेव में बाढ़ के हालात हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है और कई जगहों पर डैम के गेट भी खोलने पड़े। हसदेव नदी का हाल हमने आपको दिखाया, जहां पर निचले इलाकों में पानी पहुंचने लगा है और लोग परेशान हैं। तस्वीरें कोरबा की हैं। यहाँ हसदेव नदी का जलस्तर बारिश की वजह से बढ़ चुका है। नदी के किनारे रहने वालों के लिए प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया। कई घर डूब गए हैं, लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। तो वहीं हसदेव दर्दी डैम में ज्यादा पानी आने की वजह से 3 गेट खोले गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ दरी बराज डैम का जो गेट है, 3 ठो गेट जो है खोला गया है। 17 फीट 3 गेट खोला गया है, जिससे 22,720 क्यूसेक पानी को लगातार हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है। उसी तरीके से आरबीसी और एलबीसी में भी 2456 और 2454 क्यूसेक पानी जो है आप छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पानी का जो बहाव है और सैलाब है वो हसदेव नदी में समाहित हो रहा है और हसदेव नदी का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं पेंड्रा में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और कई जगहों पर जाम की स्थिति है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं और नदी नाले पार कर रहे हैं। अब मुंगेली के हालात जान लीजिए। यहाँ मनियारी में नदी उफान पर है। खुड़िया लोरमी मार्ग पर कौरी डोंगरी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। यहाँ कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। मनियारी बांध के अलावा सभी तालाब लबालब हैं। उधर सुकमा में बारिश की वजह से मलगेर नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। यहाँ गादीरास पुल के ऊपर पानी आ गया। इस वजह से कई गांवों का संपर्क गादीरास से टूट गया। वहीं जांजगीर चांपा में बारिश की वजह से पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल हो चुका है। बरसात का पानी अस्पताल में घुस गया। डॉक्टर और मरीजों को पानी में रहना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर अंबिकापुर से, जहां करंट की चपेट में आने की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल खाना बनाने के दौरान ये करंट महिला को लगा। बेहोशी की हालत में महिला को अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। और बलरामपुर से खबर है, जहां करंट की चपेट में आने से बिजली विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई। 11 केवी की बिजली की तार की चपेट में आ जाने से मौत हुई। रिपेयरिंग के दौरान करंट की चपेट में आया कर्मचारी और कर्मचारी की मौत से मातम पसरा हुआ है। वाड्रफ नगर पुलिस चौकी इलाके का यह पूरा मामला है। और खबर अंबिकापुर से, जहां पर अक्षत अग्रवाल हत्याकांड की अभी तक पहेली सुलझ नहीं पाई। हत्या की असल वजह भी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हत्या का आरोपी संजीव मंडल 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है और कारोबारी अक्षत अग्रवाल की गोली मारकर हत्या की गई थी। आरोपी ने बताया अक्षत ने अपनी ही हत्या की साजिश रची थी और पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए 2 स्पेशल टीम्स का गठन किया हुआ है, जिसमें सीएसपी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में जांच की जा रही है। श्रवण महंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभी श्रवण, क्या स्थिति है, जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, जो अक्षत अग्रवाल के हत्याकांड मामला में पुलिस ने आरोपी संजीव मंडल को जेल में भेज दिया था, लेकिन इसके बाद जो हत्या का असल वजह नहीं सामने आया, जिसकी वजह से एक बार फिर पुलिस जो है जांच करने की तैयारी है, जिसको लेकर के 3 दिन की रिमांड में अक्षत के हत्याकांड में जो आरोपी है संजीव मंडल को पूछताछ के लिए लाया गया है। और से जो आरोपी है वो ये बताया है पुलिस को कि ये हत्या खुद की सुपारी देने के बाद हुई है। तो ये जो है चीजें जो पुलिस जो को बात समझ में नहीं आई है और यही वजह है कि उसको 3 दिन के रिमांड में लेकर आया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और आरोपी के घर परिवार और दोस्त यार को भी पूछताछ करने की तैयारी में है। इसके लिए जो है जो 2 टीम गठित किए हैं, जिसमें सीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं और जिस तरह से ये हत्या हुआ है खुद को गोली मारने की बात है वो लोगों को भी समझ नहीं आ रही है, पुलिस को भी समझ में नहीं आ रही है। हालांकि यही वजह है कि जो 3 दिन के रिमांड में लिया है। जी
बिल्कुल, और चूंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम अभी सामने आया है, उस घटनाक्रम को देखते हुए भी ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया कि आखिर कारण क्या रहा, और इस कारण का पता लगाने में फिलहाल पुलिस भी जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि जांजगीर चांपा से खबर, जहां जांजगीर नैला के नहरिया बाबा मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया और दान पेटी लेकर चोर फरार हो गए। 2.5 लाख रुपए की चोरी का अनुमान बताया जा रहा है, जहां 3 चोर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं और आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो चोरी की वारदात अंजाम दी गई, उसमें किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर में जो नहरिया दान की पेटी उसमें 1,40,000, बड़े मंदिर की पेटी में 40,000 और शरणदेव की पेटी में 10,000 रुपये की चोरी हुई। और हमारे दोनों पंडितों को बैग से मेरे में 10,740 रुपये, और ये इसके क्या कहते हैं अशोक पंडित के में था 20,000 रुपये। ये लेकर के चोरों लोग फरार हो गए। रात में चोरी करके पेटी वेटी सब ले गए, हमारे बैग ले गए और सभी ताला तोड़ करके अंदर की कुंडी को तोड़ करके पूरा सामान निकाल के चले गए। टोटल कितने की चोरी हुआ होगा? टोटल आप जोड़ लीजिए आप 1 लाख, मान लो 2 लाख 2.5 लाख। और कैलाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। कैलाश, अभी इस पूरे मामले को लेकर कहां तक पहुंची है छानबीन और क्या स्थिति स्पष्ट हो पाई? जी, चोरी की बात को सुनने के बाद जो है एसपी वहां स्वयं पहुंचे थे निरीक्षण के लिए, और साथ में सिटी कोतवाली प्रभारी जो प्रवीण द्विवेदी और नैला चौकी प्रभारी दोनों के बीच में नहरिया बाबा स्थित है और उन पर चोरी हुई है। और चोरों का विशेष कोड जांजगीर चांपा में लगातार चोरी के दौरान वो शनिवार की रात्रि को ही इस तरह के घटना को अंजाम देते, चाहे किसी का ताला तोड़ना या मंदिर का। लगातार मंदिरों में चोरी का घटना से पुलिस तो महकमे जो है काफी सख्ते में है, चूंकि पुलिस के ऊपर कई सवाल उठते हैं इस तरह के। साथ में यहाँ जो समिति द्वारा जिस तरह से लापरवाही दिखाई गई और जो है शटर को खुला रखा हुआ था और चाबी भी वही थी और चोर को आसान हुआ, इससे स्पष्ट जाहिर है कि चोर जो है पहले से घात लगाए बैठे थे और लगातार निगरानी के दौरान रेकी करते हुए इनके द्वारा चोरी को अंजाम दिया। पुजारी द्वारा बताया गया कि लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास की नकदी राशि जो है ले उड़े चोर। और जिस तरह से चोरी हुआ है, समिति पर भी लापरवाही की साफ साफ दिख रहे हैं कि उन इस तरह के चोरी लगातार होने के बाद भी वो सतर्क न रहे। और सीसीटीवी में तो दिख रहे हैं, लेकिन उनको द्वारा रेनकोट और नकाब लगाया जा रहा है, जिससे पहचान पाना काफी मुश्किल हो रही है। फिलहाल पुलिस जो है डॉग स्क्वाड टीम की मदद ले रही है और जांच में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। कुपोषण दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन नौनिहालों, गर्भवती महिलाओं और बालिकाओं को दिया जाने वाला रेडी टू ईट पोषण आहार अवैध तरीके से खपाया जा रहा है। सुकमा जिले के अंतिम छोर पर बसे कोटा ब्लॉक मुख्यालय में सुपोषण पुनर्वास केंद्र में घोटाला सामने आया। सुपोषण केंद्र पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है और कई दिनों से पोषण आहार रेडी टू ईट फूड पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अवैध रूप से बेचा जा रहा था। कोटा एसडीएम ने जांच के लिए पिकअप से 35 क्विंटल पोषण आहार बरामद किया है। और आपको बता दें कि कुपोषण केंद्र के पास खाने के लिए कई पैकेट्स भी जलाए गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। आप देख रहे हैं सामने, वहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जैसे जानकारी मिली मौके पर मैं पहुँचा। मेरे साथ मेरे राजस्व निरीक्षक और पटवारी वगैरह सारे थे। उस वक्त मैंने कार्रवाई के लिए कार्रवाई पे जब जानकारी ली गई तो यहाँ पर कुछ ऐसे पैकेट्स मिले जिनकी अभी एक्सपायरी डेट नहीं हुए, उनको भी फाड़ कर 40-45 किलो के जो प्लास्टिक के बोरे उसमें रखे गया। और दूसरे के तरफ हम पीछे तरफ गए तो वहाँ पर तकरीबन 90 बोरे के आसपास जो है वो भी एक्सपायरी डेट मिले गए। सामने एक देख रहे होंगे जो एक गाड़ी खड़ी हुई है, जो पिकअप है, ये एक जिसका जो मालिक है जो एक प्रिंसिपल है उनकी गाड़ी है। उनसे पूछताछ की गई तो बताया गया कि मेरे द्वारा इसको वहाँ किया गया है और अभी भी वर्तमान में इसमें बोरी में पिकअप में तकरीबन 35 बोरी जो है रेडी टू ईट का जो है सामग्री है। और सतीश चांडक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सतीश, क्या स्पष्ट हो पाया कि इसके पीछे अभी तक कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह का साहस किया और गरीबों के हक पर
पोषण के पात्रता रखने वाले लोगों के हक पर डाका डाला? जी, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और इसमें जो भी शामिल है रेडियो टिकट बनाने वाले जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कोणता एसडीएम जो है इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और बता दूं कि कल जो है ये देर शाम को 35 क्विंटल पोषण आहार को आंध्र और तेलंगाना में अवैध रूप से बेचने के लिए जा रही, जिसकी सूचना एसडीएम को मिली और मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। और फिलहाल जो है इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, आखिरकार कौन लोग इसके पीछे हैं और आखिर पिछले कितने दिनों से ये जो है तस्करी का काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे अभनपुर से बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं ने एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गैस सिलेंडर से पानी निकलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और उपभोक्ताओं की शिकायत पर खाद्य विभाग ने नवापारा में गैस एजेंसी पर छापा मारा था। उपभोक्ताओं ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तो गैस सिलेंडर में एलपीजी गैस की जगह पानी भरकर उपभोक्ताओं को चूना लगाया जा रहा है और ये पूरा मामला न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब उपभोक्ताओं में इस बात को लेकर न सिर्फ जागरूकता है बल्कि आक्रोश भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया, एजेंसी पर छापा भी डाला गया। हालांकि इस पूरे मामले में अभी एजेंसी पर छापा मारे जाने के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आए थे, ये भी जानने के लिए बात करेंगे। हमारे सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए। जी इमरान। जी देखिए, ये गोबरे नवापारा शहर में जहां गैस सिलेंडर में पानी निकलने का मामला लगातार सामने आ रहा है और विगत दिनों खाद्य विभाग ने जो कार्रवाई की थी उसके दौरान जो है 8 से 9 किलो सिलेंडर में पानी मिला था। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है और लगातार अब जो है घरों से लोग सिलेंडर निकाल कर ये दिखा रहे हैं कि किस तरह उसमें से पानी निकल रहा है। कोई कार्रवाई नहीं होने से जो उपभोक्ता है वो काफी ज्यादा नाराज है, उनमें आक्रोश है और अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो जाके कलेक्ट्रेट और खाद्य विभाग में ज्ञापन सौंपेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल उठता है कि गैस सिलेंडर से पानी निकल रहा है तो ये पानी कहां से आ रहा है। संचालकों का कहना है कि प्लांट से सील पैक सिलेंडर आता है, बीच में ड्राइवर या फिर ट्रांसपोर्टर कुछ करता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उपभोक्ता जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, उनका कहना है कि गैस सिलेंडरों में धांधली किया जा रहा है और सीधे सीधे उपभोक्ताओं के जेब से को काटा जा रहा है और उपभोक्ताओं के साथ धोखा किया जा रहा है। हालांकि खाद्य विभाग के कार्रवाई पर भी सवाल उठता है कि जांच करने पर, छापामार कार्रवाई करने पर जो पानी पाएगा उसके बाद क्यों कार्रवाई नहीं किया गया और आगे क्या कुछ कार्रवाई होता है, इस पर भी उपभोक्ताओं की नजर है। उपभोक्ताओं का यही कहना है कि अगर इस धांधली पर अंकुश नहीं लगाया जाता है या कोई कार्रवाई नहीं होता है तो वो निश्चित तौर पर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए इमरान। और खबर जगदलपुर से, जहां पर 2 परिवारों के 6 सदस्यों ने अब घर वापसी की है। दरअसल पूजा पाठ करके सनातन धर्म में वे वापस लौटे हैं। 4 साल पहले किसी अन्य धर्म में ये चले गए थे। ग्राम प्रमुखों के बीच आकर सनातन धर्म में वापसी की। बस्तर ब्लॉक के सुधापाल पंचायत का ये पूरा मामला है। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बड़ा ऐलान किया है। मोदी कैबिनेट ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2025 से यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। रिटायर कर्मचारियों को भी यूपीएस का फायदा मिलेगा। 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी और खास बात यह कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा और साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा। आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में
ऑप्ट करना चाहे, विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। और केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी और यूपीएस पर पीएम मोदी ने माइक्रो लॉगिंग साइट एक्स पर एक अपनी प्रतिक्रिया दी। देश के प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा, आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह